हेलो दोस्तों, हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मेरे चैनल के कुछ चुनिंदा हॉरर स्टोरीज। सभी हॉरर स्टोरीज सच्ची और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। आज मैं लेकर आया हूँ छलावा को देखे जाने की 3 बिल्कुल सच्ची कहानी। तो अपना हेडफोन्स लगाइए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप में से किसी को ये नहीं पता कि छलावा होता क्या है, तो मैं आपको ये बता दूं कि छलावा एक ऐसी शैतानी जीव है जो कि रूप बदलने में माहिर होती है। ये शैतानी जीव अपने शिकार को उसके किसी दोस्त या चाहने वाले का रूप लेकर छल से उसको अपना शिकार बनाता है। छलावा के पास वो शैतानी शक्तियाँ होती है जिससे कि वो किसी भी इंसान या जानवर का आवाज़ निकाल सकता है। छलावा अपने शिकार को वो सब दिखाता है जो कि असली में नहीं होता। एक तरह से छलावा भ्रम पैदा करके अपने शिकार को उसके जाल में फंसाता है। वैसे छलावा के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने छलावा के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी है और छलावा से सामना हुए ऐसी 3 कहानी को भी बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। खैर, बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे लखनऊ से मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, इसीलिए आगे की घटना मैं आप लोगों को एक काल्पनिक नाम लेकर सुनाऊंगा। मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं काम के सिलसिले में लखनऊ में रहता हूँ। आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटा एक रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें मेरा सामना एक छलावा से हो गया था। उस घटना को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तब की बात है जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। मैं वहाँ अपने हॉस्टल में रहता था और हर सेमेस्टर की छुट्टी में मैं अपने गांव अपने घर आता था। ऐसे ही एक बार सेमेस्टर की छुट्टी पर मैं अपने गांव आया हुआ था। गांव में अब मेरे कुछ ही दोस्त रह गए थे क्योंकि लगभग सभी मेरी तरह शहर पढ़ने को चले गए थे। खैर, वहाँ गांव में मैं अपने दोस्तों के साथ दिन भर क्रिकेट खेलता था और शाम के वक्त मैं अपने घर लौट जाता था। ऐसे ही एक दिन शाम को क्रिकेट खेलने के बाद मैं अपने घर जा रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। पीछे मुड़कर देखा तो एक पेड़ के नीचे मुझे मेरी पड़ोस की एक दादी दिखी। उन्हें देखकर मैं रुक गया क्योंकि वो दादी बचपन में मुझे बहुत सारे चॉकलेट्स और खिलौने खरीद कर देती थी। मैंने कहा कि दादी जी, आप यहाँ इस वक्त पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? शाम हो गई है, चलिए मैं आपको अपने घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी क्रिकेट खेलकर मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। मेरे इस बात पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे देखकर वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। मैंने फिर से कहा कि दादी जी, शाम हो गई है, अब आपको अपने घर जाना चाहिए। मेरी इस बात को सुनकर उन्होंने अपने साड़ी की गांठ से एक टॉफी निकाली और मुझे देने लगी। तो मैंने कहा कि दादी जी, मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। आप इस टॉफी को किसी छोटे बच्चे को दे देना, वो मुझसे ज्यादा खुश हो जाएगा। शाम हो गई है और मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको भी अपने घर चले जाना चाहिए। ये बोलकर मैं वहां से निकल गया। शाम को घर में सभी बैठकर बातें कर रहे थे, तो बातों ही बातों में मैंने कहा कि आज शाम को मुझे रास्ते में हमारी पड़ोस की दादी मिली थी। वही दादी जो मुझे बचपन में बहुत सारे चॉकलेट्स और खिलौने खरीद कर देती थी। मेरा इतना कहते ही सभी घर वाले दंग रह गए। फिर पापा ने मुझसे कहा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे उन दादी का तो कुछ ही दिन पहले बाथरूम में फिसलकर पैर टूट गया था और कल रात को ही वो हॉस्पिटल से घर लौटी है। वो तो अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए कहा है। पापा की ये बात मुझे हजम नहीं हुई क्योंकि मैंने खुद दादी को आज शाम पेड़ के नीचे खड़े हुए देखा था और वो मुझे बचपन की तरह आज भी चॉकलेट दे रही थी।
इसीलिए मैं तुरंत भागकर पड़ोस में अपनी दादी के घर उन्हें देखने चला गया। वहां जाकर देखा तो दादी जी सच में पेड़ पर लेटी थी और उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मुझे अब समझने में देर नहीं लगी कि आज शाम को जिसे मैंने पेड़ के नीचे खड़ा हुआ देखा था वो कोई और नहीं बल्कि एक छलावा था, और अगर मैं वो चॉकलेट खा लेता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो ये था दोस्तों पहली घटना, और अब दूसरी घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो भी मुझे लखनऊ से मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने भी अपना नाम वीडियो में लेने से मना किया है, इसीलिए आगे की घटना मैं आप लोगों को एक काल्पनिक नाम लेकर सुनाऊंगा। मेरा नाम गौतमी है और आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटा एक रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट शेयर करूंगी जिसमें मेरी सामना एक छलावा से हो गई थी। ये घटना तब की है जब मैं 9th क्लास में थी। अब मैं 26 साल की हूँ और लखनऊ में जॉब करती हूँ। दरअसल तब मैं मेरी माँ के साथ गांव में रहती थी। तब हमारे गांव में पीने के पानी का बहुत समस्या थी। मुश्किल से वहाँ एक पानी का नल था जहाँ सुबह 6 बजे से 9 बजे तक 3 ही घंटे पानी आता था। पूरे गांव का गुजारा उसी पानी से होता था। 6 बजे से 9 बजे तक उस टाइम बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती थी और सुबह 8 बजे से मेरी स्कूल भी चालू हो जाती थी। इसीलिए मैं मेरी माँ के साथ वहाँ पानी भरने के लिए लाइन लगाती थी। हम लोग सुबह 4:30-5 बजे से ही वहाँ पानी के लिए लाइन लगाते थे। हमारी तरह कुछ और लोग भी वहाँ इसी तरह पानी के लिए लाइन लगाते थे। खैर एक दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मेरी माँ ने मुझे नींद से नहीं जगाया और अकेले ही पानी भरने चली गई। सुबह उठकर मैंने देखा तो मम्मी बहुत डरी हुई थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ है मम्मी, आप इतनी डरी हुई क्यों हो? तो मेरे इस बात पर मम्मी ने कोई भी जवाब नहीं दी। वहां से उठकर किचन में अपना काम करने चली गई। खैर मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं फिर से आराम करने चली गई। शाम को मेरी तबीयत एकदम ठीक हो चुकी थी, इसीलिए मैं अपनी मम्मी के पास जाकर उनसे फिर से पूछने लगी कि मम्मी सुबह आप इतनी डरी हुई क्यों थी? तो मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सुबह तुम सो रही थी, इसीलिए मैं खुद ही पानी भरने के लिए चली गई। सुबह जब मैं पानी भरने के लिए लाइन लगाने गई तो मुझे उस लाइन में मेरी सहेली पायल दिखी। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले पानी में डूबकर पायल आंटी की मौत हो चुकी थी। मैंने मेरी मम्मी से कहा कि आपको जरूर कोई वहम हुआ होगा। रात को सोते वक्त मैं यही सोच रही थी कि आखिर मम्मी को पायल आंटी कैसे दिख सकती है, जबकि अभी कुछ ही महीने पहले उनकी मौत हो चुकी है। यही सब सोचते हुए मैं सो गई। सुबह उठकर देखा तो मम्मी सो रही थी, इसीलिए मैं अकेले ही पानी भरने चली गई। मैं घड़ी देखकर घर से नहीं निकली थी, लेकिन वहां तब भी अंधेरा था और सुबह बस होने ही वाली थी। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि मेरी मम्मी किसी औरत के साथ बातें कर रही थी, और वो औरत और कोई नहीं बल्कि मम्मी की सहेली पायल थी। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गई। वहां पानी भरने अभी तक कोई नहीं आया था। फिर मैंने देखा कि मम्मी उनके साथ वहां उसी रास्ते पर जा रही है जहां पर वो तालाब था, और वो वही तालाब था जहां पर डूबकर कुछ ही महीने पहले पायल आंटी की मौत हो चुकी थी। मैं अब डर से कांपने लगी। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहे थे कि मेरी माँ की जान अभी खतरे में है और मुझे किसी भी हालत में मेरी मम्मी को बचाना है। इसीलिए मैं भागते हुए उनका पीछा करने लगी, लेकिन चलने के बावजूद भी पता नहीं कैसे वो लोग मुझसे बहुत दूर जा रहे थे, और अचानक रास्ते के एक चौराहे से वो दोनों मेरी नजरों के सामने से गायब हो गए। ये देखकर मेरी आंखों में पानी आ गई। मैं अपनी मम्मी को बचा नहीं पाई। रोते हुए मैं अपने घर आ गई। घर पहुंचकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मेरी मम्मी तब भी बेड पर सो रही थी, और अब मैंने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर नजर घुमाई तो रात के 3:30 बज रहे थे। मैं समझ गई कि अभी अभी जो मेरे साथ घटा उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि छलावा था, और अगर मैं घर ना लौटकर कुछ देर उनके पीछे चली जाती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता।
तो ये था दोस्तों दूसरी घटना। और अब तीसरी जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने कोरा से ली है। विघ्नेश कुमार नाम के एक शख्स ने अपनी ये स्टोरी कोरा पर शेयर किया है। तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम विघ्नेश है और मेरे साथ कई पैरानॉर्मल घटनाएं घट चुकी है, लेकिन आज मैं आप लोगों को वो घटना बताऊंगा जो अभी भी मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। खैर, एक रात मैं अपने कमरे में आराम से सो रहा था। मैं शांति से सो रहा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। फिर मुझे मेरी मम्मी की आवाज सुनाई दी। मम्मी मुझसे कह रही थी कि आओ बेटा, मेरे साथ आओ। मम्मी की आवाज सुनकर मैं उठ गया, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि मैं अपने आंखें तक खोल नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कि इतनी रात को मम्मी मुझे क्यों बुला रही है। नींद में ही मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि क्या हुआ है, तो मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि इतनी रात को मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रहा, मुझे अभी सोना है और बाकी बातें सुबह करेंगे। इतना कह के मैं फिर से सो गया। कुछ देर बाद अचानक से एक ठंडी हवा के झोंके से मेरी नींद खुल गई। घड़ी में देखा तो तभी रात के 3:30 ही बज रहे थे, इसीलिए मैं दोबारा सो गया। सुबह जब मैं अपनी मम्मी से पूछा कि कल रात को जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तब आप मुझे कहाँ ले जाना चाहती थी और आप मुझे बुला क्यों रही थी, तो उन्होंने कहा कि कल रात को मैं तो सो रही थी और मैं तुम्हारे कमरे में गई ही नहीं। फिर मुझे याद आया कि कल रात को तो मैं अपने कमरे में कुंडी लगाकर सो रहा था, तो कौन थी जो मेरी मम्मी की आवाज से मुझे बुला रही थी, और वो जो कोई भी थी वो मेरे कमरे में आई कैसे। मैं समझ गया कि कल रात को वो और कोई नहीं बल्कि एक छलावा था जो कि मेरे मम्मी की आवाज से मुझे बुला रहा था, और अगर मैं उठकर उसके साथ चला जाता तो वो मुझे अपना शिकार बना लेती। तो ये था दोस्तों छलावा को देखे जाने की 3 बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरी। तीनों घटनाओं में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, आप हमें कमेंट्स में बताइए। आज मैं लेकर आया हूँ बंगाल की गांव की 2 बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरी, और साथ ही साथ मैं आपको उस जगह की कुछ असली तस्वीर भी दिखाऊंगा। दोनों ही घटना बहुत ही ज्यादा डरावनी है। पहली घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे एक दोस्त के छोटे भाई के साथ घटा था। मेरे उस दोस्त ने अपने छोटे भाई का नाम वीडियो में लेने से मना किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक काल्पनिक नाम लेकर आगे की स्टोरी सुनाऊंगा। मेरा नाम रितेश है और मैं 20 साल का हूँ। आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटा एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा यकीन कीजिए, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये तब की बात है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था। गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने नानी के घर गया हुआ था। मेरा नानी का घर पश्चिम बंगाल के एक प्रत्यंत गांव में है। तब वो एक छोटा सा गांव था और वहाँ कुछ ही घर हुआ करते थे। मैं अपनी नानी के घर अक्सर जाया करता था, इसीलिए वहाँ मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए थे। जब भी मेरे स्कूल में छुट्टी होती थी तो मैं अपने नानी के घर चला जाता था और अपने उन दोस्तों के साथ दिन भर खूब खेलता रहता था। वो सभी दोस्त लगभग मेरे ही उम्र के थे। गांव में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था और उस स्कूल के मैदान में हम रोज क्रिकेट खेलते थे। एक दिन हम सब क्रिकेट से बोर हो गए, इसीलिए हमने सोचा कि आज कुछ और करते हैं। मेरे एक दोस्त ने सलाह दिया कि चलो फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन हम में से किसी को भी फुटबॉल उतना अच्छा खेलना नहीं आता था, सिवाय उस दोस्त को छोड़कर। इसीलिए हमको वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। इसके बाद हम में से एक और दोस्त ने कहा कि चलो इमली के पेड़ से कच्ची इमली तोड़ते हैं, उसके बाद उस कच्चे इमली को नमक और मिर्च लगाकर खाएंगे। इमली का नाम सुनकर हम सबके मुंह में पानी आ गया और हम सब भागते हुए इमली के पेड़ के पास पहुंच गए। वहां 2 पेड़ थे और दोनों पेड़ में ही बहुत सारे इमली लगे हुए थे। इमली के वो 2 पेड़ हमारे खेलने के मैदान के बाजू में ही था और उसके बाजू में एक पुराना तालाब भी था। खैर, पेड़ में लटकते हुए उन इमलियों को तोड़ने के लिए हम सभी दोस्त पत्थर फेंकने लगे। लगभग 15 से 20 मिनट तक पत्थर फेंकने के बाद हम सभी पेड़ के नीचे जाकर इमलियां इकट्ठा करने लगे। इमलियां इकट्ठा करते हुए अचानक से हमने गौर किया कि अब हम वहाँ 12 लोग नहीं बल्कि 13 लोग हैं। अचानक से एक और लड़का कहाँ से आ गया, मैं यही सोच रहा था कि तभी मेरी नजर एक लड़के पे पड़ी।
उस लड़के का उम्र लगभग हमारी जैसे ही होगा और वो कुछ अजीब कपड़े पहने हुए था, बहुत मैले और पुराने जमाने की तरह। और तो और वो लड़का पानी में पूरा भीगा हुआ था। शाम का वक्त था और थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, इसीलिए मैं उस लड़के का शक्ल साफ साफ नहीं देख पाया। कौन हो तुम? ये पूछते ही वो नीचे पड़ी हुई 2 इमलियों को उठाकर बहुत ही तेजी से भागकर पास के झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। ये अजीब लड़का कौन था और उसका पूरा शरीर भीगा हुआ क्यों था और वो मुझे देखकर भागा क्यों? यही सब बात पहले तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब और अटपटा लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि खैर ये दूसरे गांव का कोई बच्चा होगा, वैसे भी मैं यहाँ थोड़ी ना सभी को पहचानता हूँ। इसके बाद हम सभी घर चले गए। अगले दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं घर पे ही था, खेलने नहीं गया था। खैर उसके अगले दिन हम सब फिर से उस पेड़ से इमलियां तोड़ रहे थे। मैंने गौर किया कि उन 2 इमली के पेड़ के आसपास जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। पहले दिन जब हम सब लोग इमलियां तोड़ रहे थे तब मैंने कोई हड्डियां नहीं देखी थी। खैर पत्थर फेंकने के बाद सभी उन पेड़ों के नीचे जाकर इमलियां इकट्ठा करने लगे। इमलियां इकट्ठा करते करते अचानक से मुझे वो अजीब लड़का दोबारा दिखा। झाड़ियों के पास वो चुपचाप अकेला ही खड़ा हुआ था। हमारी तरफ पीठ कर कर वो रो रहा था। इत्तेफाक कहो या कुछ और, आज भी उसके कपड़े भीगे हुए थे। मैं भागते उस लड़के की तरफ गया। मैंने पूछा कि कौन हो तुम और तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? तब भी वो चुपचाप मेरी तरफ पीठ कर कर खड़ा था। मैंने फिर से एक बार कहा, मेरा नाम रितेश है, तुम्हें इमलियां चाहिए क्या? और तुम इन गीले कपड़ों में क्यों हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। मेरा इतना कहते ही वो लड़का हाथ से बाजू में जो तालाब है उसकी ओर इशारा किया। उस तालाब की ओर नजर घुमाते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। मैंने देखा कि उस तालाब के पानी में एक 10-12 साल के बच्चे का लाश तैर रहा है और उस बच्चे ने वही कपड़े पहने हुए थे जो कि ठीक मेरे सामने खड़ा हुआ वो लड़का पहना हुआ था। ये नजारा दिल दहला देने वाला था और मैं वही बेहोश हो गया। आंख खोलकर देखा तो मैं अपने घर पे था और मुझे बहुत ही ज्यादा बुखार हो गया था। अगले दिन सुबह मेरे 2 दोस्त मुझसे मिलने आए जो कि उस दिन मेरे साथ इमली तोड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमने भी उस लड़के को देखा था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने किसी लड़के को नहीं देखा था। उस दिन तुम झाड़ियों के पास बेहोश पड़े हुए थे, इसीलिए हम सबने मिलकर तुम्हें घर पहुंचा दिया। खैर 2 दिन बाद मैं अपने पापा के साथ अपने घर चला गया। मैंने ये घटना घर में किसी को नहीं बताया था। एक दिन शाम को मैं अपने नानी के साथ फोन पर बात कर रहा था और बातों ही बातों में मैंने नानी को उस दिन मेरे साथ जो घटा था वो सब बता दिया। उस जगह के बारे में नानी ने मुझसे जो कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। नानी ने कहा कि उस तालाब में लगभग 100 साल पहले एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई थी और उस घटना के बाद ये मौत का सिलसिला चलता ही रहा और आज तक उस तालाब में डूबकर कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये था दोस्तों पहली घटना, और अब दूसरी घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने कोरा से ली है। दोस्तों दूसरी घटना बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जो कि लोगों के द्वारा दबाई दी जाती है, लेकिन लोगों के द्वारा दबाने से उस घटना की सच्चाई मिट नहीं जाती, बल्कि वो घटना बाद में और भी भयानक रूप से बाहर आ ही जाती है। आगे की स्टोरी कुछ ऐसे ही घटनाओं पर आधारित है। कथा मुखर्जी जी ने लगभग 4 साल पहले ये स्टोरी कोरा पर पोस्ट की थी, तो आगे की स्टोरी मैं कथा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। बचपन से ही मुझे भूतों के किस्से कहानियां सुनना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन मेरे साथ उस दिन जो घटना घटा था वो किसी बुरे सपने जैसा था, जिसे याद करके आज भी मैं डर से कांपने लगती हूँ। मैं कोलकाता में रहती हूँ और मेरे नानी का घर छोटे से एक एकांत गांव में है। वो गांव कोलकाता शहर से कुछ 2 घंटे की दूरी पर है। तभी मेरी उम्र कुछ 12-13 साल होगी और गर्मियों की छुट्टियां अभी अभी शुरू हुई थी। इसीलिए मेरी माँ और मेरी मौसी ने मिलकर प्लान बनाया कि मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर वो नानी से मिलने गांव जाएंगी। वो एक बहुत ही हरा भरा गांव था, झाड़ियों और घने पेड़ पौधों से घिरा हुआ। वहाँ हर परिवार का एक खुद का तालाब था। उस गांव का जनसंख्या इतना कम था कि
अगर सभी गांव वाले एक जगह जमा हो जाए तब भी 1 मिनट में ही उन सबको गिना जा सकता था। खैर, नानी के घर के थोड़ी दूरी पर एक आधा बना हुआ घर था। वो घर कंप्लीट नहीं हुआ था। लोगों का कहना था कि वो घर हॉन्टेड है और इसी वजह से कोई उस घर के निर्माण को पूरा नहीं कर पाया था। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो उस जगह की असली तस्वीर है। अगर आप इस फोटो पर जूम करें तो आप भी वो घर देख पाओगे। खैर, मैं और मेरी बहन बहुत ही छोटे थे इतना सब कुछ समझने के लिए। हमें तो सिर्फ उस जगह पर जाने के लिए मना किया गया था, लेकिन हम कहाँ किसी के सुनने वाले थे। एक दिन दोपहर को जब सभी घर वाले खाना खाकर सो गए तो मैं और मेरी छोटी बहन चुपके से उस जगह पर खेलने चले गए। वो घर एक 2 मंजिला घर बनने वाला था, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि वो घर हॉन्टेड होने की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसी वजह से उस घर के कुछ ही सीढ़ियां बन पाए थे। मैं और मेरी बहन वहां मजे से खेल रहे थे और तभी अचानक से हमें एक भयानक आवाज सुनाई दी। उस भयानक आवाज से मैं और मेरी छोटी बहन बहुत ही ज्यादा डर गए और हम वहां से भागने लगे। लेकिन जैसे हम वहां से दौड़कर निकलने वाले थे तभी मेरी छोटी बहन किसी पत्थर के टकराने से फिसलकर नीचे गिर गई। मैं उसे वहां से उठाने में मदद कर ही रही थी कि तभी हालत और भी ज्यादा बदतर हो गई। मेरी बहन अब बहुत ही ज्यादा भारी हो चुकी थी और हर बीते हुए मिनट से उसका शरीर और भी ज्यादा भारी होते जा रहा था। अब हम लोग डरते हुए हनुमान चालीसा पाठ करने लगे, जो कि हमें सिखाया गया था। हनुमान चालीसा पाठ करते ही किसी जादू की तरह मेरी बहन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब हमने वहां 1 मिनट भी टाइम नहीं गवाया और वहां से तुरंत निकल गए। घर पहुंच के ये बात हमने किसी को नहीं बताई थी, लेकिन हम डर से बिल्कुल सहम गए थे। हमारे चेहरे में डर साफ साफ देखा जा सकता था। खैर, उस रात खाना खाने के बाद मैं और मेरी छोटी बहन घर के दूसरी मंजिल पर सोने चले गए। क्योंकि वो एक छोटा गांव था, इसीलिए सभी रात को खाना खाकर जल्दी सो जाया करते थे। सूर्यास्त के बाद वो गांव अंधेरे में डूब जाता था। सोते वक्त हमने मम्मी से कमरे का लाइट जले रहने देने के लिए कहा, लेकिन हमारे बहुत रिक्वेस्ट के बाद भी मम्मी ने हमारी एक ना सुनी। उन्होंने कमरे का सारा लाइट ऑफ कर दिया, लेकिन गनीमत से बैल्कनी की लाइट ऑन रख दी। उसके बाद मम्मी हमें अकेला छोड़कर नीचे चली गई। अब हम दोनों ही रात के उस गुप्त अंधेरे कमरे में एक दूसरे का सहारा थे। हमने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नाकामयाब रहे। डर की वजह से हमारी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अचानक मैंने बाहर बैल्कनी में किसी की परछाई देखी। मैं उस चीज की तरफ लगभग 5 मिनट से घूरे जा रही थी। फिर मैंने अपनी बहन को उस तरफ देखने के लिए इशारा किया। हम दोनों ही किसी को बाहर बैल्कनी में खड़े होते हुए साफ साफ देख सकते थे, और वो जो कोई भी था, लेकिन वो हमारी ओर ही मुंह कर कर खड़ा था। फिर हमें समझ आया कि वो एक औरत है, क्योंकि बाहर हवा चल रही थी और हवा से उसके लंबे और खुले बाल उड़ रहे थे। हम लोग डर से चिल्लाने ही वाले थे कि तभी उस औरत ने हमसे कहा कि मतलब चिल्लाना मत, वरना तुम लोग इसके बाद जिंदा नहीं बचोगे। उस डरावनी आवाज को सुनकर मैं और मेरी छोटी बहन वही बेहोश हो गए। इसके बाद क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं। खैर, मैंने मेरी माँ से जानने की बहुत कोशिश की कि उस रात को क्या हुआ था, लेकिन वो हर बार इस बात को नजरअंदाज करती थी। अब 6 साल के बाद जब मैं फिर से उस जगह पर गई, तभी मुझे पता चला कि उस घर में कई सालों पहले एक औरत की हत्या हो गई थी और उसके बाद से ये वो घर हॉन्टेड हो गया। मेरा यकीन कीजिए, मैं इस डरावनी घटना को बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही हूँ। जो मेरे साथ घटा बस मैं उसे शेयर कर रही हूँ। और अब मैं आप लोगों को उस जगह की कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहती हूँ। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर उस गांव की कुछ और तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों बंगाल की गांव की तो बिल्कुल सच्ची और स्टोरी। इन दोनों घटनाओं में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। हमारी इस दुनिया में लोगों के साथ कुछ ऐसे घटनाएं भी घटती है जो कि अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है, और जिसके साथ वो घटना होती है उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये घटना घटा तो घटा कैसे। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही घटनाओं पर आधारित है जो कि अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई है।
मनीष ठाकुर नाम के एक शख्स ने ये घटना कोरा पर शेयर किया है। तो आगे की घटना मैं आप लोगों को मनीष जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और ये घटना तब की है जब मैं छोटा था और स्कूल में पढ़ता था। दरअसल जब मैं स्कूल में था तब हर गर्मियों की छुट्टी में दादा दादी के पास घूमने जाना हमारे लिए एक रूटीन थी। दादा दादी के साथ हम वहाँ गांव में कम से कम 15-20 दिनों तक रुकते थे। वहाँ गांव में एक बहुत बड़ा आम का बागीचा था जो कि हमारे घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। हर दोपहर को मैं और मेरे कजन्स वहाँ जाते थे और पेड़ की ठंडी छांव में हम सब खूब खेलते थे। हम लोग वहाँ तरह तरह की खेल खेलते थे। एक दिन खेलते वक्त मैं मेरे एक कजन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था। मेरे इस मजाक से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और मुझे पीटने के लिए गुस्से से मेरे पीछे भागा, लेकिन मैं उसके हाथ नहीं आया। मैं भागता ही गया और कुछ 15 मिनट तक भागने के बाद मैं रुक गया। पीछे मुड़ के देखा तो मेरा वो कजन कहीं नहीं था। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे वो आम के पेड़ भी कहीं नजर नहीं आए। दूर दूर तक मुझे सिर्फ खाली मैदान ही दिख रहे थे, जहाँ किसी इंसानी बस्ती या गांव का नामो निशान तक नहीं था। मैं आपको ये बता दूं कि उस बागीचे के आम के पेड़ बहुत ही बड़े बड़े थे, जो कि कई किलोमीटर दूर से ही नजर आते थे। लेकिन मैं तो सिर्फ नहीं करके 15 मिनट तक भागा था, फिर भी मुझे वहां कोई आम के पेड़ नहीं दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा कि मैं एक सीधी रेखा में भागा था, इसीलिए मुझे लगा कि अगर मैं उस सीधे रास्ते से वापस लौट जाऊं तो फिर से मैं उस आम के बागीचे में पहुंच जाऊंगा। यही सोचकर मैं पीछे मुड़कर उसी रास्ते पर चलने लगा। कुछ 30 मिनट तक चलने के बाद मुझे उस मैदान के बीचों बीच एक पुराना मंदिर या मठ जैसा कुछ दिखा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर दिखने में कुछ ऐसा ही था। मुझे बहुत ही अजीब लगा कि कोई ऐसी जगह पर मंदिर क्यों बनाएगा जहाँ कोई लोग या इंसानी बस्ती का नामो निशान तक नहीं है। खैर, फिर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा जो कि मेरे घर का रास्ता बता सके। दोपहर की उस चमचमाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी में इतना भागकर और चलने से मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका था। मुझे बहुत प्यास भी लगी थी। वहां मुझे एक हैंडपंप दिखा। मैं वहां भागते हुए गया और उस हैंडपंप से पानी पीने लगा। उस वक्त मुझे पीली धोती में एक आदमी दिखा जो कि मेरी ही ओर आ रहा था। मैंने गौर किया, उस आदमी का एक पैर थोड़ा डिसेबल था, मतलब वो अपंग था। वो आदमी बहुत ही धीमी गति से मेरी ओर बढ़ रहा था। उसके माथे पर किसी घाव का निशान था। सीधे सीधे बताए तो वो मुझे किसी मंदिर का पुजारी जैसा लग रहा था। मेरे पास आकर वो आदमी, या यूं कहो वो पुजारी, मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझसे कहा कि कौन हो बबुआ? मतलब तुम कौन हो बेटा? मैंने उनको अपना नाम बताया और फिर से पानी पीने लगा। उसी समय मुझे लगा कि वो आदमी मुझे अपना घर का रास्ता बता सकता है, इसीलिए रास्ता पूछने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मुझे वो पुजारी कहीं नहीं दिखा। अपंग होने की वजह से दौड़ना तो छोड़ो, वो आदमी ठीक से चल भी नहीं सकता था, लेकिन वो महज पल भर में ही वहां से गायब हो चुका था। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। दिशा से अनजान मैं उस जगह से तुरंत भागने लगा। अब मुझे रोना भी आ रहा था और रोते रोते मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैं भागा और भागते ही गया। लगभग 30 मिनट तक भागने के बाद मुझे वो मंदिर दोबारा दिखा। वो मंदिर भी दिखने में कुछ वैसा ही था, लेकिन वो मंदिर अच्छी हालत में था। पिछली बार की तरह वो टूटे फूटे हालत में नहीं था। खैर, मुझमें इतना हिम्मत नहीं था कि मैं उस मंदिर के अंदर जाऊं। फिर मुझे एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए दिखे। मैं वहां गया, डरा सहमा हुआ, और उन लोगों से अपने घर का पता पूछने लगा। उनमें से एक ने मुझसे मेरे दादाजी का नाम पूछा। वो एक छोटा सा गांव था और इसी वजह से वहां सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते थे, और इसी तरह उनके बताए हुए रास्ते से कुछ समय तक चलने के बाद मुझे सब कुछ जाना पहचाना लगने लगा। अब मैं उस अनजान जगह को पीछे छोड़ चुका था। मेरा घर वहां से बहुत करीब था और मुझे पता था कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। खैर, मैं फाइनली अपने घर पर पहुंच गया।
रात को खाना खाने के बाद मैंने ये सारी घटना अपने दादाजी को बताया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी ने कहा कि बहुत समय पहले उन आम के बागीचों के पास एक मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में जो पुजारी था वो अपंग था। उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का एक अनमोल मूर्ति था। एक दिन उस मंदिर पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने उस पुजारी को मार डाला और उस मंदिर पर लूटपाट की। उन डाकुओं ने उस अनमोल मूर्ति को भी चुरा कर ले गए। अब वहां पर कोई मंदिर नहीं। आज वहां कुछ आम के पेड़ ही रह गए हैं। ये मेरे लिए बहुत ही अविश्वसनीय था। दादाजी की ये बात मुझे हजम नहीं हुई। मैंने मेरे दादाजी से रिक्वेस्ट किया कि बस एक बार, मेरे खातिर बस एक बार मेरे साथ उस जगह पर चलिए, और वो इसके लिए मान गए। दोपहर के उसी सेम टाइम में दादाजी और मैं उस जगह को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें वो जगह कभी नहीं मिला। उस दिन मैं कितने समय तक और किसी भी दिशा में भागा ही क्यों ना था, वहां कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहां से वो आम के पेड़ दिखाई ना देते हो। मुझे पता नहीं कैसे, मगर मुझे जब प्यास लगी थी तब मैं उस हैंडपंप से पानी पिया था, जो कि कभी भी वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो पुजारी अपंग होने के बावजूद महज उसी सेकंड में ही वहां से गायब हो गया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए वो लोग कौन थे, जबकि वहां दूर दूर तक कोई पीपल के पेड़ का नामो निशान तक नहीं था। जो पुरानी मंदिर मैंने देखा, क्या वो मंदिर वही मंदिर थी जिसे डाकुओं ने कई सदियों पहले लूटा था? और क्या उसी मंदिर के उस पुजारी ने ही मुझे घर जाने में मदद की थी? इन सब सवालों का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, और मुझे लगता है शायद कभी मिलेगा भी नहीं। मेरे लिए ये घटना आज तक की सबसे बड़ी रहस्य है। तो ये था दोस्तों मनीष के साथ घटा एक रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट, जिसकी गुत्थी वो आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। इस घटना के बारे में आपकी राय आप हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आप भी अपनी आप बीती हम तक साझा करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। आप चाहे तो इस चैनल की दूसरी हॉरर स्टोरीज भी सुन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोचक और सच्ची डरावनी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहे तो हॉरर डोमेन हिंदी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और रियल हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।